वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। आज इस खूबसूरत सी सुबह का बहुत ही अच्छी तरीके से हम स्वागत करते हैं। आज इसी के साथ में अपना सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार और बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है ऊपर, व्हाट इज फजान्स रूल। ये भैया एक फजान का रूल कौन आ गया। बेसिकली ये आपको पढ़ना है और इससे आपके केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस लगने वाले हैं। साथ साथ ये रूल जो है वो आपके पूरे की पूरे ऑर्गेनिक में भी काम आने वाला है। जब भी आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाएंगे, बेसिकली हमने पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं इसके बारे में कि ऑर्गेनिक में कैसे हम इस रूल को यूज करते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फजान रूल क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ फजान रूल हम क्या करते हैं, इस रूल से हम पता लगाते हैं किसी भी आयनिक बॉन्ड में कितनी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ध्यान रखिएगा, किसी भी आयनिक बॉन्ड में कितनी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल गया भाई, आयनिक बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक कहां से आ गई। तो हाँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी बॉन्ड जो होता है वो 100% प्योर नहीं होता। दैट मीन्स कि कोई भी बॉन्ड आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। सिमिलरली कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। ये काइंडली नोट माय वर्ड्स, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है फजान रूल, क्या बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितनी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये बताता है आपका फजान रूल, ठीक है। तो अब भाई हमने बोल तो दिया, अब आप तो ऐसे हो नहीं कि आप कैसे मान ले भैया, ऐसे कैसे मान ले, चलते फिरते थोड़ी मान लेंगे हम। चलिए इसको अपन प्रूव करते हैं। किसी भी आयनिक बॉन्ड में कितनी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी बॉन्ड जो होता है 100% आयनिक नहीं होता, ना ही वो 100% कोवेलेंट नहीं होता। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ईच बॉन्ड हैज सम आयनिक कैरेक्टर। मतलब कि जो भी केमिकल का आपका बॉन्डिंग हुई है, जैसे सपोज करो आपका केमिकल बॉन्ड है, उसके अंदर कोई ना कोई आयनिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसके अंदर कोई ना कोई, आई थिंक मैंने दोबारा बोल दिया, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसके अंदर आयनिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। सिमिलरली कोई भी आयनिक बॉन्ड होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं फजान रूल। फजान रूल क्या बताता है, किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितनी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसको हम डायग्राम से समझाते हैं आपको। देखिए, आप जानते हैं कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। कैटायन और एनायन जब जुड़ते हैं, अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही भी क्लासेस में डिस्कस कर लिया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। जब भी कैटायन और एनायन मिलते हैं तो हम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कैटायन के पास प्लस चार्ज होता है, ठीक है। सिमिलरली एनायन के पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये लिखा हुआ है कैटायन के पास हाई जेड इफेक्टिव होता है। बहुत से बच्चे इसको जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे। नहीं जानते हो तो बस सिंपल सी बात रखिए, जेड इफेक्टिव इज नथिंग, आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि कितना ज्यादा प्रोटॉन का चार्ज है उसको अपन बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्ट करने की क्षमता, ठीक है। होता क्या है, आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि बॉन्ड, ये डायग्राम आप सोच रहे हो कि गलत बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम, ऐसा ही होता है। होता क्या है कि ये जो कैटायन है आपका एनायन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब थोड़ा सा ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, थोड़ा सा ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा। बट बिकॉज ऑफ हाई जेड इफेक्टिव वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को, वो के जो इलेक्ट्रॉन आप देख पाते होंगे कि इलेक्ट्रॉन हर तरफ आउटर मोस्ट शेल में घूमते रहते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसका जो चेहरा होता है, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे, इसका थोबड़ा जो होता है वो बिगड़ सा जाता है और वो इधर की तरफ रश करता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑर्बिट में घूम रहे थे तो ये एकदम से उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाता है और ये होता है बस फजान रूल, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से आपको डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं। व्हेन द कैटायन एंड द एनायन अप्रोचेस ईच अदर दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आपको पता है कैटायन और एनायन जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। होता क्या है, then due to the high z effective या high nuclear charge of the cation it start attracting the electron cloud of the anion। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। ड्यू टू विच द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक प्लेस। तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जैसे सपोज करिए ये है आपका कैटायन, ये है आपका एनायन,
तो ये इसको जब ज़्यादा हाई जेड इफेक्टिव होगा तो इसको खींचेगा और ये इस तरह से हो जाएगा। जैसे ही इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगी। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो होता है। कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक उसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोई बता सकता है डेफिनेशन? जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, म्यूचुअल शेयरिंग तो चलो छोड़ो, अभी बस अपन ध्यान रख लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसको हम द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब समझ आ गया होगा आपको। तो आप ये हमसे देख पा रहे हैं, एज अ रिजल्ट दिस अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, होता क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स टेक प्लेस। इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग हो जाती है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन एनायन के पास है वो उधर की तरफ खींचे चले जाते हैं और उसके साथ में जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, शेयरिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इसी से हम बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है किसमें, आयनिक बॉन्ड में। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा फजान रूल का काम क्या होता है, किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितनी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये पता लगाने का, और ये क्यों होती है ये आपको मैंने रीजन समझा दिया है। चलिए आप देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फजान रूल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको ध्यान रखना है, ये होता है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा, जितना ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होगी उतना ज्यादा अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा एनायन, या फिर अपन बोल सकते हैं जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पोलराइजिंग पावर होती है आपके कोवेलेंट के पास, कैटायन के पास, एंड पोलराइजेशन जो होता है वो शो करता है आपका एनायन। चलिए इसको आपको डायग्राम से समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। पोलराइजिंग पावर मतलब कि पोलराइज करने की पावर। ये पोलराइजिंग पावर मतलब कि ये जो पोलराइज करता है इसके क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की उतना ज्यादा अच्छा पोलराइज कर पाएगा। पोलराइजेशन मतलब कि पोलराइजेशन या पोलराइज होने की पावर। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप समझा देते हैं दोनों चीजों को। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन मतलब कि पावर ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म या फिर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। मतलब कि पोलराइजिंग पावर होता क्या है, पावर ऑफ कैटायन जो कि अट्रैक्ट करे एनायन को के इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होता होगा आप समझ गए होंगे। एनायन की पोलराइजेशन, यहाँ पे इसको रीड आउट करें, क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय द कैटायन इज नोन एज इज कॉल्ड पोलराइजेशन। मतलब जब डिफॉर्मेशन हो जाता है, किसका डिफॉर्मेशन होता है, एनायन का, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। करता कौन है, कैटायन, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे, कैटायन के पास होती है पोलराइजिंग पावर और इसके पास होता है पोलराइजेशन। इसको खींचना, कैटायन का इसको खींचना इज नोन एज पोलराइजिंग पावर, और इसकी तरफ खींचे चले जाना इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सो दिस वे अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करता है। ध्यान से मैंने जैसे कि कहा था जेड अफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। पोलराइजिंग पावर को कौन कौन अफेक्ट करता है, जितना ज्यादा आपका जेड अफेक्टिव होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा या जितना ज्यादा जेड अफेक्टिव होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। फिर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा तरीके से अच्छे से ही तो खींच पाएगा उसको। ठीक है, ऑन द सेम हैंड ये जो जेड इफेक्टिव होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, चार्ज ऑफ आयन पे। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना इजीली खींच पाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ठीक है, चार्ज ऑफ आयन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज होगा उतना ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा। और साथ साथ ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, साइज ऑफ आयन, जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी। अब ऐसा क्यों, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अगर इतना सा, लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी, अगर इतना सा एटम होगा उस पर चार्ज जो होगा वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू या बोल सकते हैं उसकी पावर खत्म हो जाएगी। जैसे कि अब अगर मैं बोलूंगा कि एक छोटे से गांव में एक थोड़ा सा इंसान पढ़ा लिखा है तो उसकी पावर ज्यादा होगी, ज्यादा लोग सराउंडेड होंगे उससे। ठीक है,
अब अगर शहर में अपन चले जाएं तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको ज़्यादा कोई भाव नहीं देता। चलिए आगे देखते हैं अब पीएनजीसी के बारे में। अब ये पीएनजीसी जो है एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी टर्म है, जिसको बारे में आपको मैं एक बार पहले से समझा देता हूँ। पीएनजीसी इज नथिंग, ये एक शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। पीएनजीसी क्या होता है? सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब ये होता क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। कैटायन हैविंग सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हैव मोर पोलराइजिंग पावर एज कंपेयर टू कैटायन हैविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ऐसे कैटायन जिनकी सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, या फिर ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उनकी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की क्षमता ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऐसे कहाँ थे अपन? हाँ, मतलब कि ऐसे कैटायन जिनकी सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होती है वो मोर पोलराइजिंग पावर शो करते हैं एज कंपेयर टू कैटायन जिनकी सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ना होने की जगह नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होती है। चलिए मैं बता देता हूं सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। सूडो मतलब होता है वैसे झूठा, फेक, जो कि एक आपकी फेक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दिखाता है। और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आप सीधा सीधा जान पाते हैं कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं समझाता हूं आपको। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जैसे कि सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, अब प्लस है सोडियम आयन का क्या होगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही डोनेट कर चुका है, तो उसके आप देख पा रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है। सिमिलरली आप Ca2+ के देखेंगे तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम में देखेंगे K+ में, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। जिसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में उसको हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ऑन द सेम हैंड सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आप चेक कर पाएंगे, 2 और 6 8, 8 और 10 18। ठीक है, सिमिलरली Zn2+ में भी 18 है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कहीं भी दिख जाए, बेसिकली कॉपर और जिंक के बारे में ही आते हैं क्वेश्चन, तो सीधे सीधे सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर जो होती है उनकी आगे आपको टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम मैं उसको डिस्कस कर रहा था, उसको शॉर्ट में बताता हूँ। पोलराइजिंग पावर जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा, और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइज जो है पोलराइजेशन का जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोलराइजिंग पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये तो आप ऑब्वियसली समझ पा रहे होंगे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होंगे उधर की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, और साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, ऑब्वियसली जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा इतना ज्यादा आपका जो क्लाउड होगा वो उधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा। चलिए, फैक्टर्स सपोर्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीमेंट इन द बॉन्ड। अब कोवेलेंट फैक्टर्स को कोवेलेंट कैरेक्टर को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं सपोर्ट करते हैं? चलिए देखिए, हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन और हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ एनायन। ये मैं आपको डायरेक्टली बोल चुका हूं पहले, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा उतना ज्यादा आपका पोलराइजेशन होगा। बस सीधी सीधी बात है, आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों के तीनों जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा उतना अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन ऑफ एनायन उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अब एक धांसू सी ट्रिक देने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फजान रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतनी सारी चीजें तो याद नहीं रखी जाती, तो हमें धांसू सी ट्रिक जो है वो ट्रिक ये है आपके लिए, आपको सीधी सीधी सी बात याद रखनी है। एक सिंपल सी ट्रिक याद मैं लिख देता हूं पहले, SCLA, ये आपको याद रखना है। बस इससे सारे के सारे आपके फजान रूल के 99% क्वेश्चंस हो जाएंगे। SCLA, और साथ में आपको याद रखना है छोटी सी चीज जो कि मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, PNGC। ठीक है, आपको बस ये दो चीजें याद रखनी, PNGC एंड SCLA। SCLA इज नथिंग। चलिए आगे मैं डिस्कस कर लेता हूं। ट्रिक फॉर फजान रूल क्या थी? SCLA का मतलब होता है स्मॉल कैटायन, मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। जितना ज्यादा ध्यान से सुन, अब मैं ट्रिक को रिवील कर रहा हूं क्या होता है।
जितना ज्यादा स्मॉल कैटायन होगा, कैटायन मतलब जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी, जितना ज्यादा एनायन बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी। दैट्स इट, ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया रूल। ठीक है, फजान रूल यहाँ पे खत्म हो जाता है। HCl आपको याद रखना है, जितना ज्यादा छोटा कैटायन जितना ज्यादा बड़ा एनायन, बस काम खत्म, आपको यहाँ कंपेयर करना है। ठीक है, और साथ में आपको PNGC याद रखना है, जिसका सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन उसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। चलिए मैं इसका क्वेश्चन कराता हूं आपको, आप सीधा सीधा आपको बस ये देखना है कि कंपेयर द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर को कंपेयर करके देखिए। यहां पर एनायन तो है नहीं, तो आपको रूल ट्रिक याद है क्या ट्रिक थी? ट्रिक जो थी वो आपका, मैं यहां लिख देता हूं साइड में। ठीक है, ट्रिक जो है वो है HClA। ठीक है, यहां पे एनायन तो है नहीं तो इस पार्ट को तो हटा दें, यहां पे स्मॉल कैटायन। अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं साइज इंक्रीज होती जाती है, जितना ज्यादा साइज, ध्यान से सुनिए, ये हो जाएगा साइज का ऑर्डर। तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा छोटा कैटायन। अब कैटायन सबसे छोटा कौन सा होगा? यहां से देख पा रहे हैं, सबसे छोटा कैटायन ये हो जाएगा, तो इसलिए पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, कंपेयर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। आप पोलराइजिंग पावर को कंपेयर करना है। यहां पे आप देख पा रहे हैं Na+ जो होता है और एक होता है Cu+। Cu+ को मैंने जैसे ही आपको बताया था कि Cu+ का तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, ये तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन PNGC दिखाता है, तो आपको सीधा सीधा इसको टिक कर देना। दैट्स इट, खत्म बात। इसके बाद आगे मैं आपके आगे वीडियोस में बताऊंगा क्या होता है PNGC का, क्यों हम इसको ज्यादा स्टेबल मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कंपेयर द पोलराइजेशन ऑफ। पहला क्वेश्चन N-, N-2, N-3, तो इसको कंपेयर करने की कोशिश करिए, बताइए। आपको पता है पोलराइजेशन जो होता है, मैं साइड में लिखता जाता हूं इस चीज को, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा पोलराइजेशन। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के कौन? पोलराइजिंग पावर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कंपेयर द पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चार्ज इस पे -1 है, इसमें -2 है, इसमें -3। मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा उसका ज्यादा चार्ज, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताइए F-, Cl-, Br-, I-। सबसे पहले चार्ज को देखेंगे। चार्ज सब पे आप देख पा रहे हैं कि -1 का चार्ज है, तो ये चार्ज तो नहीं होगा। साइज के बारे में देखेंगे तो साइज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना ज्यादा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पे ध्यान दीजिएगा, पोलराइजिंग पावर पे मत कर दीजिएगा। पोलराइजिंग पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो साइज जैसे जैसे नीचे जाते हैं बढ़ती जाती है, जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना ज्यादा पोलराइजेशन। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको चेक करना है, खुद से कोशिश करिएगा पॉज करके। चलिए, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा, सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी पोलराइजेशन की? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन तो कैटायन तो सब में सेम है। अब एनायन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियसली 3 ऑक्सीजन का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑब्वियसली बड़ा बनने वाला है, तो जितना ज्यादा साइज बड़ा उतना ज्यादा पोलराइजेशन। सिमिलरली यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो ऑर्डर हो जाएगा ये। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। आपको ज्यादा नहीं 5 सेकंड लगने वाले हैं क्वेश्चन को करने के। फजान रूल के अंदर 5 सेकंड चुटकियों में क्वेश्चन होंगे। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फजान रूल। फजान रूल के बारे में आपने एक चीज तो पढ़ी ली है, पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक या अपन बोल सकते हैं जितना ज्यादा पोलराइजेशन। ठीक है, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन। थोड़ा सा कमर में दर्द होना शुरू हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज जिस पे डिपेंडेंट होता है वो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, भैया ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, आयन कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है या कोवेलेंट बॉन्ड, आप बताइए मुझे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो होगा वो आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, उसमें तो शेयरिंग हो रही है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, काम खत्म। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, तो जितना ज्यादा आयनिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और जितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इजीली टूट जाएगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना
कम, ये अपन बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक कम होगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा। सॉल्युबिलिटी, अब भाई बॉन्ड इजीली से टूट रहा है, यहाँ पे देखेंगे सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये टूटेगा, ये आप जानते हैं कि आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली सॉल्युबल होते हैं। चलिए ये पॉइंट आपको इजीली समझ आ गया होगा कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल सी बात, क्या था रूल, SCLA, ठीक है, SCLA, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन। यहाँ पे आप देखेंगे कैटायन जो है Br सेम है, तो अपन को क्या देखना है, कैटायन को देखेंगे Rb प्लस, K प्लस, Na प्लस एंड Li प्लस, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इसका ऑर्डर। साइज के बारे में मैंने आपको बताया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, जितना ज्यादा साइज ऑफ कैटायन छोटा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक। याद है ना, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप यहाँ पे मिसमैच मत कर दीजिएगा, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर बन जाएगा आपका ये, जितना ज्यादा साइज छोटा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक। चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं बोलूंगा, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोलिए अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर आप खुद से पॉज करके क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन जो है, मतलब कि कैटायन एनायन जो है वो सब में सेम है, तो यहाँ पे है Na प्लस, ठीक है, ये Al3 प्लस, एंड ये Mg2 प्लस। अब आप ये देख पा रहे हैं कि जितना ज्यादा चार्ज, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करेगा, बस दैट्स इट। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका Al3 प्लस, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा चार्जेस के बेसिस पे मत देखिएगा भैया, यहाँ पे आप देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो होते हैं तीनों के तीनों एक ही पीरियड के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, तीनों के तीनों एक ही पीरियड के होते हैं। एंड साइज जो होता है सबसे छोटा होता है एल्यूमिनियम का, बिकॉज जितना ज्यादा चार्ज, Z इफेक्टिव जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपका साइज छोटा। अब ये पीरियड एक ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक। आपको देखना है कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक किसमें ज्यादा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Cl, मतलब कि एनायन शेप में सेम है, वापस ये Cu आ गया। आपको पता है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दिखाता है, तो सीधा सीधा ये लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, जिसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, तो आप देख पा रहे हैं कि जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, या मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, कोई भी इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले एक बार छोटा सा फॉर्मूला साइड में लिख लीजिएगा, बिकॉज आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आप अरेंज करिए मेल्टिंग पॉइंट में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना ज्यादा चार्ज, यहाँ पे +2, ये +2, यहाँ पे +4 का चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे +4 का चार्ज है, दैट मीन्स जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक उतनी कम मेल्टिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। सिमिलरली आप यहाँ पे भी चेक कर पाएंगे, यहाँ पे +4 होगा एंड यहाँ पे +2 होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप चेक करिए अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये क्वेश्चन आपके लिए खुद से होमवर्क है, ये खुद से करिएगा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है वो बेरिलियम जो है यहाँ पे कॉमन है, मतलब कि कैटायन कॉमन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो क्या है, एनायंस है। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एनायन बढ़ता है। साइज बड़ा है एनायन का, मतलब कि पोलराइजेशन पावर बड़ी, पोलराइजेशन पावर बड़ी मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक बड़ी, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक बड़ी मतलब कि जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक उतना कम सॉल्युबिलिटी, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिएगा, पहले पॉज कर करके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पहले खुद से करिए, फिर उसके बाद आगे जाइए, ठीक है। तो अब खत्म होता है आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब अपन बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में।
अब कोवेलेंट बॉन्ड शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जितनी ज़्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, काइंडली मेहनत को डबल कर दीजिए। ये टाइम जो है वो दोबारा नहीं आने वाला। वेदर आप मानते हैं कि अभी इस टाइम पे बहुत से बच्चों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, नहीं लग रहा होगा पढ़ाई में मन, हमारा भी नहीं लगता, बट क्या करें भैया, जॉब है अपनी, तुम्हारी जॉब है पढ़ना, हमारी जॉब है पढ़ाना। तो कंटिन्यू विद योर स्टडी, कोई बहाने मत लगाओ अपनी लाइफ से, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उससे बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। सॉरी गर्मी हो रही है, चलिए आगे देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ध्यान से सुनिएगा, ये सेम तरह के नेचर वाले एलिमेंट्स में लगता है, ठीक है। नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब ये मत सोचिएगा मेटल के बीच में नहीं बनता। मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन मेटल के बीच में बनता है, और वो कौन के बीच में बनता था? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको जल्दी मैं खत्म करा देता हूँ। फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब यहाँ पर चेक कर पाएंगे, NaCl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, ये Na इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बस NaCl बन गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिमिलरली हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो इसके पास अब यहाँ चेक करोगे आप, तो इसके पास भी दो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, बस बॉन्ड बन गया इनका, ठीक है। यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली वो दे चुका है उसको, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, ये चीज अपन ने डिस्कस कर लिया, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, और यहाँ पर जो होता है नॉन मेटल के बीच में होता है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं कितने तरह के होते हैं इसको अपन डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली आपके तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा जो होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे देखते हैं, ज्ञान की बात कर लेते हैं कुछ। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हाइड्रोजन को अगर मैं बोलूं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो अब एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग ऑफ दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक ये इस वाले की और एक इस वाले की। यहाँ पर जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। अगर आप चेक करेंगे दो डबल कोवेलेंट को, तो अगर मैं बनाऊं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा 1 2, बाकी के आप बना सकते हैं। तो एक ये और एक ये। अब यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कुल मिलाकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सिमिलरली आप 3 का बनाएंगे तो नाइट्रोजन का बना के देख लीजिएगा। नाइट्रोजन के पास बेसिकली ये होता है इसका स्ट्रक्चर, तो ये 3 बॉन्ड बना लेगा, और ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे आप दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर एक एक शेयरिंग हुई है सबकी, तो इसने भी एक एक बॉन्ड की शेयरिंग करी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, और दिस इज योर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। चलिए, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बने? तो आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं कि ध्यान से सुनिएगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 एटम्स आर ईदर 0 और लेस। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 0 से भी कम होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे हाइड्रोजन के बीच में
क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी उतनी इसकी, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आप इन दोनों की इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो 0 से भी कम आएगा। ठीक है, तो तभी यहीं जाके आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टरिस्टिक, अपन ने पढ़ा था लास्ट टाइम भी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ थ्योरीज के बारे में बात करनी है। कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली ये 4 थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना पड़ेगा ही सही। चारों पर क्वेश्चन हर साल उठकर आता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन आए ना आए, इन 4 थ्योरीज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है। बेसिकली क्या होती है, ल्यूइस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन और एमओटी, मोटी मोटी मत बोलना किसी को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये 4 थ्योरीज जो है अपन इसको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए लुईस थ्योरी को अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन लुईस थ्योरी को कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे एंड इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते इसके। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, अब मैं टाइम नहीं लेता हूँ। चलिए, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, लुईस क्या बोलता था भाई, जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। क्या बोलता था आपका लुईस आपका क्या लुईस हम सब का लुईस। ठीक है, तो लुईस के अकॉर्डिंग वो बोलता था एटम जो होते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। ठीक है, बट हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करें अपन, हाइड्रोजन जो होता था वो डुएट कंप्लीट करता था। हाइड्रोजन के बारे में ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मतलब कि हीलियम को पा लेता है, और हीलियम के पास आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में और वो एक नोबल गैस होता है। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के आसपास पहुंच जाते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर ये। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। चलिए, अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो लुईस थ्योरी के ऊपर नहीं आते, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, और इनके स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको बहुत सारी कंसेप्ट पढ़ना पड़ता होगा, बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ती होगी। बट मैं आपसे वादा करता हूं आपको बस 2 पॉइंट्स बोलूंगा, आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा, आपको 2 पॉइंट के अंदर आपके जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर होंगे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे आपकी बहुत सारी बुक्स में आपके बहुत सारे टीचर्स ने कुछ इतने सारे पॉइंट्स लिखवा दिए होते हैं कि भैया कैसा क्या करें। बेसिकली हमने क्लास में आपको ये पॉइंट्स लिखवाए थे कि कैसे सेंट्रल एटम को पता करें, फिर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, और ये करो वो करो ये करो। आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 2 ही स्टेप में करना पड़ेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, 2 ही स्टेप में अपन खत्म कर देंगे। सबसे पहले सेंट्रल एटम को पता करें, फिर उसके बाद अरेंज द रिमेनिंग एटम सिमेट्रिकली अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सेंट्रल एटम को पता करें। अब दूसरी चीज, उसके बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनको आसपास ऐसे सिमेट्रिकली अरेंज कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो आप बोल रहे होगे कि सेंट्रल एटम आपने तो रटा दिया, नहीं रटेंगे नहीं। चलिए देखते हैं अब सेंट्रल एटम को कैसे पता करते हैं। सेंट्रल एटम को पता करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जो नंबर में सबसे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जैसे H2SO4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसके 2 एटम है, सल्फर है उसका 1 एटम है, ऑक्सीजन है उसके 4 एटम है। तो सल्फर का एटम है 1, तो मतलब जिसका नंबर सबसे कम हो, जो सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होता है एटम, उसी को अपन सेंट्रल एटम को पकड़ लेते हैं, सेंट्रल एटम मान लेते हैं। और या फिर अपन बोल सकते हैं, अगर सपोज करो नंबर बराबर आ जाते तो ऐसा चीज जिसका साइज लार्जेस्ट होता है, ऐसा एटम जिसका साइज लार्जेस्ट होता है, उसको हम सेंट्रल एटम को पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं इतने लोग, ये मतलब ये लोग नहीं है, ये एलिमेंट्स इतने बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करते हैं। कार्बन जो होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाई कर लेता है। फ्लोरीन 7 होते हैं, तो ये 1 बॉन्ड बना के सेटिस्फाई कर लेता है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जैसे फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 से लेकर 7 बॉन्ड बनाते हैं, 2 से लेकर 6 बॉन्ड बनाते हैं, 3 से लेकर 5 बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बनाते क्यों हैं? क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो सेकंड पीरियड के हैं, ये जो है वो थर्ड पीरियड के। थर्ड पीरियड में जैसे ही जाते हैं तो वैलेंस डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल आने की वजह से या आप सिंपल सा तरीका ये ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर आपका जो ऑक्टेट होता है
वो डी ऑर्बिटल की वजह से एक्सपेंड हो जाता है ताकि वो उसमें भर पाए। तो ये एक्सपेंशन होने की वजह से ये इतने बॉन्ड्स बना पाते हैं। तो आपको याद करने का तरीका क्या रहेगा, ऑक्टेट माइनस जितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल उनकी फैमिली बनाती है, वैलेंस बॉन्ड उतनी बनाती है। यहाँ पे जैसे ये 1 बना रहा है तो ऑक्टेट माइनस 1, तो ऑक्टेट मतलब 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सल्फर के लिए ऑक्टेट माइनस 2 6, ऑक्टेट माइनस 3 तो 8 माइनस 3 मतलब कि 5। ठीक है, ऑक्टेट मतलब कि 8। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख पाएंगे कि ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है एटम्स का अरेंजमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में करें। ठीक है, सपोज करिए आपका अभी ये बेसिकली यहाँ पे तो नहीं लगेगा, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले एटम गिनिए, इस हाइड्रोजन के 3 है, नाइट्रोजन का 1 है, तो ऑब्वियसली आप समझ पाएंगे नाइट्रोजन जो होगा सेंट्रल मेटल एटम होगा। उसके बाद हाइड्रोजन को अरेंज करिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं हाइड्रोजन जो होता है तो उसके यहाँ पर मैं 2 डॉट्स और लगा देता हूँ, मैं आपको फिर एकदम से एक बार में समझाता हूँ। हाइड्रोजन जो होता है यहाँ पे आपने देखा होगा हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, ऑक्टेट या ड्यूएट बनाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने ये बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली इसने बना लिया, इसका ड्यूएट कंप्लीट, इसका ड्यूएट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन ने देखेंगे तो आपने 3 बॉन्ड बना लिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो इसको 3 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं और ये बना लिया। तो बेसिकली ये हो जाएगा इसका कंप्लीट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या करना है, नाइट्रोजन बनाया, सेंट्रल मेटल एटम माना अपन ने, इसको हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे 2 आपने ये बना दिए एक लोन पेयर बना दिया। अब ये लोन पेयर बनाने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, आपको हमेशा याद होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4 होता है। याद, ये ट्रिक नहीं है, दिस इज एक्चुअली आपका प्रैक्टिकली देखा गया है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4 होता है। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि 2 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर -4 करेंगे तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि 1 निकल जाएगा, तो 1 लोन पेयर आ गया। आपको करना क्या है, बॉन्ड जितने बने हैं उतने काउंट कर लीजिए, उसके बाद -4 करो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लोरीन जो है वो 2 हैं और ऑक्सीजन जो है उसका 1 ही एटम है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन होने वाला है। ऑक्सीजन लगाया, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, जैसे कि मैंने बताया था सेकंड पीरियड में होता है फ्लोरीन, वो 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना के सेटिस्फाई, 1 बॉन्ड बना के सेटिस्फाई। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के सेटिस्फाई। ठीक है, फ्लोरीन के पास, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि फ्लोरीन को चेक करें तो आप बोल सकते हैं कि फ्लोरीन, अच्छा सॉरी मैं लोन पेयर काउंट करवाता हूँ। लोन पेयर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाया इसने फ्लोरीन ने, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6, या इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं 1 2 क्वेश्चन के लिए, लोन पेयर आपको दिख जाएंगे थोड़े अच्छे से। ये रहा, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड पेयर हो गया, तो बाकी के लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, तो 1 - 4 इक्वल्स टू 3, तो 3 लोन पेयर। सिमिलरली इसने भी, इसके पास भी 3 होंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, तो 2 ही लोन पेयर होंगे इसके पास। ठीक है, तो ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा आपको लोन पेयर भी डिनोट करने हैं, तो ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए अब HNO3 का आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। अब खुद से बनाने तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप बोलोगे सर इतना सिंपल सा बना के दे दिया है और अब खुद से बनाने हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को पता करते हैं। सेंट्रल एटम जो होगा वो कैसे पता लगाएंगे, हाइड्रोजन जो है 1, नाइट्रोजन है 1, तो दोनों के बीच में दोनों के दोनों 1 हैं, ऑक्सीजन 2 3 है, उसको तो साइड में रख देते हैं अपन, तो दोनों के दोनों 1 1 हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन पता करते हैं साइज किसका ज्यादा बड़ा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, साइज बड़ा भी तो चेक करेंगे, अगर बराबर हो जाते हैं तो साइज नाइट्रोजन का बड़ा होता है, ऑब्वियसली आपको ये सब चीज पता है, तो अपन बनाएंगे नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी सबको इनका सिमेट्रिकली अरेंज कर देंगे, ये अपने अपन ने बना लिया। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के स्टेबल। ठीक है, अब यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं, मैं बोलूं आपको, आप यहां पे चेक करिए तो इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का कंप्लीट है, बट यहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर जो होगा, आप यहां पर चेक कर पा रहे हैं कि
ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो ये तो आपको जानबूझकर मैंने गलत स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी थी, गलत स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। चलिए अब इसका सही करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को, इस स्ट्रक्चर को। चलिए सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम बताया, उसके बाद बाकी एटम्स को अरेंज कर दीजिए। ये मैंने अरेंज कर दिया। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना के स्टेबल, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना के स्टेबल, नाइट्रोजन ये वाला ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना के स्टेबल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ। हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाया, स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाया, स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड पेयर हुए हैं, तो एक लोन पेयर होगा इसके पास। अब ये स्ट्रक्चर तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो जब भी आपको लोन पेयर दिख जाए और यहाँ पे अरेंज नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको उठाकर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग करवा दीजिए। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन है पहला जुड़ा हुआ। एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से बनाता हूं। चलिए, तो यहां पर इस स्ट्रक्चर को अपन दोबारा से बनाते हैं। यहां पे देखिए, नाइट्रोजन जो है सेंट्रल मेटल एटम, बाकी का स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बना दीजिए उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पहले वाला। ये ऑक्सीजन, ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे दो बॉन्ड, इसने अपने वैलेंस शेल का लोन पेयर अपने इसको डोनेट कर दिए, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसा। ठीक है, अब इसने डोनेट करें तो इस पे लगेगा प्लस, क्योंकि इसने अपने खुद के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इस पे लगा प्लस, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन करें तो इस पे लगा माइनस। तो ये हो जाएगा, दिस इज द योर एक्चुअल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस HNO3। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको कि क्या हो रहा है। चेक करिए, नाइट्रोजन जो होता है, सबसे पहले आपने ऐसे अरेंज करा बाकी चीजों को, यहां जैसे ही अरेंज करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, यहाँ इसने एक बॉन्ड बना के स्टेबल, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना के स्टेबल, ये वाला ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना के स्टेबल, ये अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे आया प्लस, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो आया यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए, आई होप समझ आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, रटना नहीं है कुछ भी। चलो, अब SO4 माइनस का बनाएंगे। आपको पता है सल्फर एक ही एटम है, तो आप यहाँ पे बना लेते हैं बड़ा सारा सल्फर एक, ऑक्सीजन को 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन पे माइनस है, तो ये एक पे माइनस दिया और एक पे माइनस दिया। ठीक है, तो अभी तक अपन को पता था ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक माइनस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और लिया है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक बॉन्ड बना के स्टेबल, ये एक बॉन्ड बना के स्टेबल। ठीक है, इन दोनों ने एक एक बॉन्ड बनाया और ये स्टेबल हो गए। अब यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना के स्टेबल होता है। और आपने देखा था सल्फर जो होता है थर्ड पीरियड का होने की वजह से अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करता है और ये ऑक्टेट -2 बनाता है, तो ये इसने 6 बना लिए। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं लोन पेयर की। लोन पेयर अपन ने शायद लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं करे थे। दो लोन पेयर है तो दो लोन पेयर हो जाएंगे, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। सिमिलरली इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका एक बॉन्ड पेयर है, तो इसके पास 3 लोन पेयर हो जाएंगे। सॉरी, 1 2 3 लोन पेयर। सिमिलरली इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे। यहाँ आप चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, एक इसके पर एक माइनस है, तो इसके पास भी 3 लोन पेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्स का कंप्लीटली ऑक्टेट है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके पर कोई लोन पेयर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे खुद चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन ने 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर आ जाएंगे। सिमिलरली इसके वाले पास भी 2 लोन पेयर आ जाएंगे और बाकी सब चीजें खत्म करते हैं। ठीक है, इसके पास 3 लोन पेयर आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और, PCl5। PCl5 के बारे में देखेंगे तो ऑब्वियसली P जो है बीच में आने वाला है, ये Cl, ये Cl, 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 Cl। ठीक है, क्लोरीन एक बॉन्ड बना के स्टेबल, 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 एंड फास्फोरस 5 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कि लोन पेयर बनाने के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। सिमिलरली इनके पास भी 3 3 लोन पेयर होंगे।
ये खुद से आप बनाने की कोशिश करिएगा। अब क्वेश्चन ये आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे डायरेक्टली कि भैया PCL 5 के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट करेंगे? 3 3 6 3 9 3 12 एंड 3 15, 15 लोन पेयर होते हैं इसके पास, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले जाएंगे तो आपको यहाँ काउंट कर देना है 3 और 3 6, सॉरी 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 लोन पेयर होते हैं इसके पास, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप I5 का बना सकते हैं। I5 के लिए I बना दिया, बीच में 5 फ्लोरीन लगा दिए एंड अब ये स्ट्रक्चर आप खुद से बना सकते हैं, मैं इसको नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर आपको पता है 3 3 3, वही 15 लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से करने की पहले कोशिश करना है, मैं आपको नहीं बताने वाला, एंड दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आपको H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए कैसे करना है आपको पता है, बेसिकली देखने से पता चल रहा है। फॉस्फोरस जो है इसका बनाते हैं अपन सबसे पहले, H3PO4 का बनाते हैं। फॉस्फोरस जो है सेंट्रल एटम होने वाला है, इसको एक काम करते हैं थोड़ा बीच में बनाते हैं ताकि अच्छा लगेगा, बड़ा भी लगेगा। फॉस्फोरस बना दिया, ये ऑक्सीजन लगा दिया, ये ऑक्सीजन लगा दिया, ये ऑक्सीजन लगा दिया, ये ऑक्सीजन लगा दिया। अब आप सोचते होंगे हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाते? हाइड्रोजन उसी से जुड़ता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बना दिया, इसने 2 बॉन्ड बनाए, कितने हो गए? फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 और 2 5, चलिए ये 6 बॉन्ड बना लिए इसने, ठीक है। तो यहां पर अभी आप बताइए कि आंसर ठीक है या नहीं, तो मैं अभी आपके लिए पॉज कर सकता हूँ। सॉरी दिस इज, मैंने यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन लगाए, तो अपन इसको दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं दोबारा से इसको ठीक करता हूँ, स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, ये हटेगा नहीं क्या? नहीं हटेगा आई थिंक। चलिए तो अपन यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, छोटा बनाता हूँ इस बार H3PO4 का। यह H3PO4 का बनाने के लिए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। फॉस्फोरस जो होगा, मैं इसको एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये हटना नहीं चाहिए। हट क्यों नहीं रहा भाई? चलिए तो मैं आपको आगे भी H3PO4, H3PO3, H3PO2 का मैं स्ट्रक्चर आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ड्रॉबैक बता देता हूँ इसके। ड्रॉबैक क्या होते हैं? ड्रॉबैक ऑफ ल्यूइस थ्योरी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ एनी कंपाउंड। आप देख पा रहे होंगे कि इसने शेप के बारे में तो बात ही नहीं करी भैया, हमने तो सिमेट्री जमा दिया, इसने कोई शेप के बारे में बात नहीं करी। सेकेंडली, इट डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी। इन तीनों के बारे में किसी भी टॉपिक के बारे में बात नहीं करी इसने। हालांकि इसने ना तो बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करी, ना बॉन्ड ऑर्डर, ना बॉन्ड एंगल, ना ही बॉन्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो होगा वो है, इसने अकॉर्डिंग टू लुइस, इसने जो बोला था कि कंपाउंड हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन बोल सकते हैं कंपाउंड हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग शुड नॉट एग्जिस्ट। इसने बोला कि भैया कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका आफ्टर शेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट अगर हमने एक्चुअली देखा जाए तो हमने यहां पर देखा कंपाउंड हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन देन ऑक्टेट आर हाइपोवैलेंट। मैं आपको एक बार समझाता हूं, उस टॉपिक को समझाता हूं, ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट से, मतलब कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर शेयरिंग, उसको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट। और ऐसे कंपाउंड जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट, ठीक है। हाइपोवैलेंट आर कॉल्ड जिनके अंदर 8 से कम होते हैं, और हाइपरवैलेंट वो जिनके ऊपर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन नेचर हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट एग्जिस्ट। सो लुइस थ्योरी जो होती है यहां पर कंप्लीटली फेल हो जाती है, ठीक है। अब ये फेल हुई तो वीबीटी आई, वीबीटी फेल हुई तो वेस्पर आई,
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन आया, फिर वो फेल हुआ तो मोटी आया, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया। चलिए, तो पहले मैं आपको H3PO3 PO4 का बता देता हूँ। सबसे पहले जो अपन ने पॉज करा था, यहाँ पे P बनाया, यहाँ पे O, सॉरी इसको दोबारा से अपन पहले अरेंज करते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस बनाया, ये 4 ऑक्सीजन लगा दिए, ठीक है। उसके बाद अपन ने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ये आप देख पा रहे हैं 3 हाइड्रोजन लगा दिए, और सबको जोड़ दो, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, और ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना के फॉस्फोरस कंप्लीट अपना ऑक्टेट कर लिया। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, तो 2 लोन पेयर होंगे इसके पास, इसको 2 ही काउंट करिएगा, बहुत सारे डॉट दिख रहे होंगे अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो। सिमिलरली ऑक्सीजन हर इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसने 2 बॉन्ड बनाया तो इसके पास भी 2। तो टोटल अगर मैं बोलूं कि आपके पास कितने लोन पेयर हैं इसमें, तो आप काउंट कर पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको H3PO3 का बताता हूं, H3PO3 के लिए आपको सबसे पहले फॉस्फोरस बनाया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बनाया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये स्ट्रक्चर आपने ऑक्सीजन को ऊपर क्यों नहीं जोड़ा हाइड्रोजन को, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखना है, ऑक्टेट भी तो कंप्लीट करना है भैया सबका। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल, ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल, ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल, और ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, फॉस्फोरस ने भी 5 बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोजन ने भी, सबने अपने अपने बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन ने, इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपने 2 बॉन्ड बना लिए। तो आपको यहाँ पे लोन पे काउंट करने हैं, तो 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो इसके बाद 6 लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप H3PO2 का बना सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 ऑक्सीजन को अलग अलग रख देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड आगे अपन करते हैं। मैंने क्या बोला था, ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनका ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस दे एग्जिस्ट एंड दे आर नोन एज हाइपोवैलेंट, और जिनका ऑक्टेट से ज्यादा होता है उनको अपन बोलते हैं हाइपरवैलेंट। चलिए एग्जांपल देते हैं BeF2 का। BeF2 के लिए अंदर आपको पता है फ्लोरीन जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल, ठीक है। ये वाला भी फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल। बेरिलियम जो होता है आपको पता है 2 4 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसके पास 2+ बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है आउटर मोस्ट शेल में, 6 तो बना नहीं सकता बॉन्ड, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसने बॉन्ड बना लिया, तो अब आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा चलिए, लोन पेयर के बारे में तो बात नहीं करते, अपन बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यस इट एग्जिस्ट। ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। यहाँ पे बात क्या करी थी अपन ने, कंपाउंड हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन देन ऑक्टेट आर कॉल्ड हाइपोवैलेंट। भैया यहाँ पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओनली 4, 1 2 3 4। यहाँ पर अगर BF3 का देखेंगे, ये फ्लोरीन स्ट्रक्चर में आपको एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ, हालांकि स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है लुईस डॉट में, आपको बस सिमेट्रिकली अरेंज करना है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से हो रहा है, तो ये भी कम है, ठीक है। ऑक्टेट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा है, एंड दिस इज हाइपोवैलेंट, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, आप देखिए हाइपोवैलेंट ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट जो है वो नॉट कंप्लीटेड, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बन रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सेंट्रल एटम जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख पा रहे हैं कि इसके पास 4 हैं, सिमिलरली इसके पास 6 हैं। अब यहाँ पे हाइपोवैलेंट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर ये हाइपरवैलेंट के हैं। हाइपरवैलेंट में आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ, फॉस्फोरस जो है ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है। स्ट्रक्चर आप नहीं बना रहे हैं, आप बेसिकली डॉटेड स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये 1 बॉन्ड बना के स्टेबल, 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 एंड फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना के स्टेबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहा है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो शेयरिंग कितनी, अपने सेंट्रल एटम के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक यहां से ऐसे काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सिमिलरली आप IF7 का एंड SF6 का भी बना के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किससे जैसे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसको अपन बोलते हैं हाइपर वैलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप IF7 का देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसने कितने बना रखे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 8 ऑक्टेट से ज्यादा है एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज हाइपर वैलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे SF6 में भी इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 बॉन्ड बना रखे हैं, दैट मीन्स इसके पास सेंट्रल एटम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से ज्यादा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड आई थिंक आपको बहुत सारी ट्रिक्स पता चली होंगी, बहुत सारा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जितना भी आपको अच्छा लगा तो काइंडली डू सब्सक्राइब द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड चलेगा, बाकी आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड।